जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। विक्ट्री डे पर रशिया ने याद किया वर्ल्ड वॉर 2 में भारत के योगदान को। जम्मू कश्मीर पुलिस को मिलेगी एक खास स्वदेशी गन। इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रही देरी के कारण डिफेंस एस्पिरेंट्स ने लिया अब सोशल मीडिया का सहारा। यूएस कंपनी का ऑटो पायलट सिस्टम इस्तेमाल होगा HAL के हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट में, और ब्राजील के ग्रिपनी फाइटर के लिए पेश की जा सकती है ब्रह्मोस NG मिसाइल। आज सोमवार को रशियन राष्ट्रपति की तरफ से एक बयान देखने को मिला है कि यूक्रेन में रशियन फोर्सेस अपनी मातृभूमि को एक ऐसे खतरे से डिफेंड कर रही है जिसे बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। और रशियन राष्ट्रपति की तरफ से ये स्टेटमेंट आज रशिया के विक्ट्री डे के खास अवसर पर सामने आई है। हालांकि अभी जो कुछ मीडिया रिपोर्ट्स आई थी जिनमें कहा जा रहा था कि विक्ट्री डे के अवसर पर आज रशिया के राष्ट्रपति की तरफ से वेस्ट कंट्रीज के खिलाफ एक डूम्सडे यानी कि प्रलय वाले दिन की चेतावनी जारी की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी जिससे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसके रिगार्डिंग ऐसी कोई भी रिपोर्ट देखने को नहीं मिली है। और रशियन राष्ट्रपति की स्पीच में आज कोई मेजर अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है। हाँ, लेकिन रशिया के राष्ट्रपति की तरफ से यूक्रेन और वेस्ट कंट्रीज पर इस कॉन्फ्लिक्ट का ब्लेम जरूर किया गया है, जिसमें उनका कहना था कि कीव और उसकी एलाइज हमारे हिस्टोरिकल लैंड्स पर इन्वेजन करने की तैयारी कर रही हैं और इस तरीके से हमारे लिए ऐसे खतरे को बनाया गया है जो हम बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं, और ये खतरा सीधे हमारी सीमाओं पर है। और रशियन राष्ट्रपति ने यह बात नेटो द्वारा यूक्रेन के लिए हथियार सप्लाई किए जाने वाली बात को पॉइंट आउट करते हुए कही है। और बाकी आज इस विक्ट्री डे के खास अवसर पर भारत में रूसी राजदूत ने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान नाजी जर्मनी को डिफीट करने में भारत का जो योगदान रहा था उस योगदान के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। और उनका कहना था कि नाजी जर्मनी की हार में भारत के योगदान को रशिया हमेशा कृतज्ञता के साथ याद रखेगा। और हमें गर्व से याद है कि 1941 और 1942 में USSR के समर्थन में भारत में फ्रेंडशिप सोसाइटीज स्थापित की गई थी, और भारत के ब्रेव कंटिजेंट्स ने पर्सिया के माध्यम से रेड आर्मी के लिए सप्लाईज प्रोवाइड करने में मदद की थी। और 1944 में भारत के 2 वीरों को सोवियत यूनियन के हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड द ऑर्डर ऑफ द रेड स्टार से सम्मानित भी किया गया था। और बाकी जैसे कि आप सभी को अच्छी तरीके से पता होगा कि रशिया हर साल 9 मई को विक्ट्री डे के तौर पर सेलिब्रेट करता है, और ये दिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी पर सोवियत यूनियन की जीत के जश्न में मनाया जाता है। और आप में से शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में ना पढ़ा हो। ये दुनिया में हुए उन युद्धों में से एक है जो सबसे लंबे समय तक चले हैं, और जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था ये करीब 6 साल तक चला था। और क्या आप जानते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी नॉर्थ ईस्ट एशिया में रशिया चाइना के हिस्टोरिकल एंड जियोग्राफिक रीजन मंचूरिया से। हालांकि आज के समय इस मंचूरिया रीजन का अधिकतर हिस्सा नॉर्थ ईस्ट चाइना में ही आता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और ठीक 6 साल बाद उसका अंत भी यहीं पर हुआ। तो इसलिए आज इस स्पेशल डे पर हम आपको इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर से संबंधित एक बहुत ही खास बुक समरी रिकमेंड करने वाले हैं, जिसके माध्यम से आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जुड़ी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी, और साथ में ये भी पता चलेगा कि इसका असर दुनिया के बाकी देशों पर और बाकी लोगों पर किस तरीके से हुआ। इंडियन आर्म फोर्सेस के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रही देरी की वजह से अब कई हजार डिफेंस एस्पिरेंट्स ने अपनी चिंताओं को व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया है, और देश भर के अलग अलग हिस्सों से ऐसी कई वीडियोस भी देखने को मिली हैं जहां डिफेंस एस्पिरेंट्स ने अपने अपने तरीके से इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में हो रही देरी का विरोध किया है। डिफेंस एस्पिरेंट्स का दावा है कि लगभग 2 साल पहले शुरू हुई एयरफोर्स की जो रिक्रूटमेंट थी वो अभी भी बंद नहीं हुई है, और जबकि उसका जो एग्जाम है वो ऑलरेडी कंडक्ट हो चुका है, लेकिन अभी तक उस एग्जाम की कोई भी कट ऑफ लिस्ट की घोषणा नहीं की गई है। वहीं आर्मी एस्पिरेंट्स का दावा है कि 1 साल से भी अधिक समय हो गया है, लेकिन अभी तक आर्मी ने भर्ती रैली को स्टार्ट नहीं किया है। और वैसे अगर देखा जाए तो डिफेंस एस्पिरेंट्स की जो मांग है वो पूरी तरीके से जायज़ भी है, क्योंकि हमारे देश के वो युवा हैं जिनका सपना होता है ग्रेट इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करना, और इसके लिए वे दिन रात मेहनत भी करते हैं। और ये बात तो आप सभी को पता ही होगी कि डिफेंस एग्जाम कोई सा भी हो, हर किसी में एक एज लिमिट होती है। और अभी हो ये रहा है कि जो एस्पिरेंट्स डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो समय के साथ उनकी एज भी बढ़ रही है, और अगर इस प्रोसेस में और भी डिले चलता है तो ऑब्वियसली बात है उनकी जो एज है वो फिर उस एग्जाम की एज लिमिट से ऊपर हो जाएगी, यानी कि फिर वे उसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ऐसे में कई एस्पिरेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने एयरफोर्स का जो लास्ट एग्जाम हुआ था वो दिया था, लेकिन वो उनका लास्ट अटेम्प्ट था, और अगर अब ऐसे में एग्जाम का रिजल्ट नहीं आता है तो उनका वो लास्ट अटेम्प्ट भी पूरी तरीके से वेस्ट हो जाएगा। और अगर भारत सरकार इस एग्जाम को दोबारा से कंडक्ट कराने की सोचती है तो फिर तो जिन एस्पिरेंट्स का लास्ट अटेम्प्ट था तो उनको उनकी एज लिमिट में रिलैक्सेशन दिया जाना चाहिए। हालांकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की तरफ से पार्लियामेंट में पहले कंफर्म किया गया था कि जो रिक्रूटमेंट रैली है उसे बंद नहीं किया गया है, बस कोविड पैंडेमिक के चलते ही उसे होल्ड पर रखा गया है। लेकिन फिर भी हमारा भारत सरकार से हाथ जोड़कर अनुरोध है कि कृपया करके इन डिफेंस एस्पिरेंट्स की समस्या का समाधान निकालें, और अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस में डिले है, एग्जाम के रिजल्ट में डिले है, तो इस बात की भी उचित जानकारी अपनी तरफ से जारी करें, ताकि जो डिफेंस एस्पिरेंट्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस को लेकर चिंता में है तो उनकी चिंता दूर हो सके। अब आगे हमारे डिफेंस एस्पिरेंट्स से भी अनुरोध है, अगर वे विरोध भी कर रहे हैं तो वो भी पीसफुल तरीके से ही होना चाहिए, क्योंकि अगर कोई किसी तरीके से कोई हिंसा का सहारा लेता है और अगर किसी भी कोई FIR दर्ज हो जाती है तो फिर तो वो वैसे भी उस एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएगा। तो इसलिए अगर आप प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं तो वो भी पीसफुल तरीके से होना चाहिए। और वैसे भी आज के समय में सोशल मीडिया मौजूद है, और सोशल मीडिया एक ऐसी पावर है जिसके इस्तेमाल से आप अपनी आवाज़ भारत सरकार तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। तो बस उसी का इस्तेमाल करते हुए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ को टैग करिए और उन्हें अपनी समस्याओं के बारे में बताइए। और अगर आपको नहीं पता है कि किस किस को टैग करना है तो ट्विटर पर आप हमारे डिफेंस स्क्वाड के ऑफिशियल हैंडल को टैग कर सकते हैं, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स तक पहुँचे।
हैदराबाद बेस्ड जैन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा विकसित की गई जैन शूट एज नाम के एक कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम को अब जम्मू कश्मीर पुलिस की सर्विस में एंटर किया जाएगा। और इस मामले पर पीटीआई न्यूज एजेंसी की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक जैन टेक्नोलॉजीज को जम्मू कश्मीर पुलिस से उनके कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम की 100 यूनिट्स के ऑर्डर्स रिसीव हुए हैं। और बाकी जो एक कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम है, ये काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन के दौरान आतंकियों के साथ होने वाले क्लोज कॉम्बैट में हमारे फोर्सेस को दुश्मन के डायरेक्ट फायर से बचाता है, और जबकि इसी के साथ साथ इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम की मदद से कवर में रहते हुए भी अपने टारगेट पर शूट किया जा सकता है। और बाकी अगर आप इस कॉर्नर शॉट वेपन सिस्टम के बारे में और भी डिटेल में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी हमने इस पर वीडियो पहले बनाई है, आप उसके माध्यम से जानकारी हासिल कर सकते हैं। और बाकी अभी जो उधमपुर में नॉर्दर्न कमांड ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम 2022 को आयोजित किया था, तो इस दौरान जैन टेक्नोलॉजीज ने अपने इस वेपन सिस्टम को डिस्प्ले किया था। और बाकी कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए यह वेपन सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग में है और अगले 2 से 3 महीने के टाइम पीरियड के अंदर ये पुलिस फोर्सेस को डिलीवर किया जाएगा। और जबकि भारत की एलीट नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि एनएसजी फोर्स ऑलरेडी इस गन सिस्टम को खरीद चुकी है। इसके अलावा एक अपडेट ये सामने आया है कि यूएस कंपनी जेनेसिस एरो सिस्टम्स की तरफ से घोषणा की गई है कि भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि एचएएल ने उनकी कंपनी को STEC 4000R ऑटो पायलट प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए चुना है। और ये जो ऑटो पायलट सिस्टम है ये एचएएल हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट में इंटीग्रेट करेगी। और वैसे आपको बता दें कि हिंदुस्तान 228 कुछ और नहीं बल्कि डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट का ही नया नाम है। आज इंडियन आर्मी चीफ का कहना था कि चीन के साथ जो बेसिक इशू है वो है सीमा से जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन की मंशा यह है कि वो इस मुद्दे को इसी तरीके से कायम रखे। यानी कि इंडियन आर्मी चीफ के कहने का मतलब यह है कि चीन नहीं चाह रहा है कि सीमा से जुड़ी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान निकले। और बाकी इसी के साथ इंडियन आर्मी चीफ की तरफ से भी कहा गया है कि भारतीय सैनिकों को सीमा पर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त रूप से तैनात किया गया है। उनका यह भी कहना था कि आर्मी का उद्देश्य है अप्रैल 2020 से पहले वाली यथास्थिति को बहाल करना और सीमा पर तैनात सैनिकों को अपने कार्यों में दृढ़ रहने के लिए मार्गदर्शन दिया गया है। और मीडिया के साथ बात करते हुए इंडियन आर्मी चीफ का यह भी कहना था कि इंडियन ट्रूप्स LAC की इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर बने हुए हैं और इसलिए किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए आर्मी एक मजबूत पोजीशन में है। बाकी बेसिक इशू सीमा का समाधान बना हुआ है, लेकिन हमने ये पाया कि चीन की मंशा इस सीमा मुद्दे को जिंदा रखने की रही है। उनका ये भी कहना था कि एक देश के रूप में हमें एक संपूर्ण राष्ट्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है और सैन्य क्षेत्र में ये LAC पर यथास्थिति को बदलने के किसी भी प्रयास को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए है। बाकी यहाँ पर हमारा उद्देश्य है दोनों पक्षों में विश्वास और शांति को स्थापित करना, लेकिन ये एक तरफा मामला नहीं हो सकता है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि इंडियन नेवी का P-8I मैरीटाइम रिकॉनेसेंस एयरक्राफ्ट सदर्न इंडियन ओशन रीजन में स्थित रीयूनियन आइलैंड में पहुंच चुका है, जहां पर इंडियन नेवी फ्रेंच नेवी के साथ 5 दिवसीय ड्रिल्स को कंडक्ट करेगी। इसके अलावा सोमवार को रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स के प्रमुख ने अपनी इंडियन काउंटर पार्ट यानी कि एयर चीफ मार्शल BR चौधरी के साथ एक खास मुलाकात की थी। और आज न्यू दिल्ली में दोनों देशों के एयरफोर्स चीफ की तरफ से कंडक्ट की गई इस मीटिंग के दौरान दोनों देशों के बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ाने को लेकर डिस्कस किया गया है। इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी है कि ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीनियर ऑफिशियल्स की तरफ से कंफर्म किया गया है कि कई सारी कंट्रीज ने भारत की ब्रह्मोस NG मिसाइल को खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है। और ऐसी उम्मीद है कि इस महीने के बाद जो भारत के डिफेंस एंड बिजनेस डेलीगेशन ब्राजील को विजिट करने वाले हैं, तो उनके इस ब्राजील विजिट के दौरान कई अलग अलग डिफेंस वेपन्स और प्लेटफॉर्म्स के जॉइंट प्रोडक्शन और जॉइंट डेवलपमेंट की पॉसिबिलिटीज को एक्सप्लोर किया जाएगा। और ऐसी भी उम्मीद है कि ब्राजील के लेटेस्ट ग्रिपनी फाइटर्स के लिए ब्रह्मोस NG का प्रस्ताव भी इसमें शामिल हो सकता है। आज बारामूला में जम्मू कश्मीर पुलिस, इंडियन आर्मी, CRPF और SSB के जॉइंट ऑपरेशन के दौरान सुअरों के संगठन लश्कर के एक हाइब्रिड टेररिस्ट को गिरफ्तार किया गया है और इसके पास से आर्म्स एंड एम्युनिशंस भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा आज पोची सेक्टर में पीर टोपा जंगलों से एक हाइडआउट को भी बस्ट किया गया है और यहाँ से AK-47 के 100 राउंड्स और ऐसी अदर मटेरियल्स भी रिकवर किए गए हैं। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि पिछले 1 साल से चिनार कोर की कमांड संभाल रहे लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे का चिनार कोर कमांडर के तौर पर आज कार्यकाल पूरा हो चुका है। और अब चिनार कोर कमांडर का कार्यकाल पूरा करने के बाद अब वे महू में स्थित वॉर कॉलेज के कमांडेंट के तौर पर जा रहे हैं। और अब चिनार कोर के नए कमांडर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह ओझला को नियुक्त किया गया है। और वैसे आपको बता दें कि चिनार कोर के मुताबिक अभी के समय कश्मीर घाटी में आतंकियों की जो संख्या है वो 150 से नीचे आ गई है। और इस सफलता के लिए लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सर को भी पूरा श्रेय जाता है, जो कि पिछले 1 साल से चिनार कोर की कमान संभाल रहे थे। और अपने इस कार्यकाल के दौरान उन्होंने न केवल कश्मीर से इन आतंकियों को साफ किया है बल्कि कश्मीर के लोगों का दिल भी जीता है। और इस बात का प्रमाण इसी बात से मिल जाता है कि आज जब सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे सर की विदाई समारोह आयोजित किया गया था, तो इस दौरान सेना के अधिकारियों के साथ साथ बड़ी संख्या में स्थानीय कश्मीरी भी उनकी जिप्सी को खींचते हुए नजर आए थे। और क्या आप जानते हैं कि चिनार कोर के कमांडर के तौर पर लेफ्टिनेंट जनरल DP पांडे के इस कार्यकाल के दौरान ही पहली बार श्रीनगर के लाल चौक पर हम सभी ने पहली बार तिरंगा लहराता हुआ देखा था। और कोर कमांडर के तौर पर कश्मीर में उनके कुशल सैन्य नेतृत्व का ही नतीजा है कि उन्हें इसी साल राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद के हाथों उत्तम युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया गया था। और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एक खास कार्यक्रम की शुरुआत भी करी, जिसमें भटके हुए नौजवानों को एक बार फिर से मुख्य धारा में शामिल किया गया। और इसमें भटके हुए नौजवानों और आतंकियों के परिवार वालों की मदद भी ली गई। और इसका नतीजा ये हुआ कि आतंकियों ने न केवल सरेंडर किया बल्कि नए आतंकियों के रिक्रूटमेंट में गिरावट भी आई।
और वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे सर कश्मीर के युवाओं में काफ़ी ज़्यादा मशहूर थे और जब भी वे किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते थे तो वहाँ के युवाओं के लिए वे किसी बड़ी सेलिब्रिटी से भी कम नहीं थे। और अक्सर आपने ऐसी कई वीडियोस देखी होंगी जिसमें युवा उनके साथ सेल्फी लेने के लिए आतुर हैं। और बाकी इसके अलावा उनके बाइक राइडिंग के शौक हो या उनकी एक ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, तो इसी के चलते कश्मीर के युवा उनके फ़ैन हैं। और बाकी अब लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे सर को हमारी तरफ से भी उनकी नई नियुक्ति के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन सबके अलावा एक अपडेट ये भी कि अमृतसर में भारत पाकिस्तान सीमा के पास से BSF ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को शॉट डाउन किया है और इस ड्रोन से हेरोइन के 9 पैकेट्स रिकवर किए गए हैं। इन सबके अलावा एक रिपोर्ट ये भी सामने आई है कि NIA ने पाकिस्तान की स्पाई एजेंसी ISI द्वारा स्थापित किए गए फेक फेसबुक अकाउंट की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करी है। और ये वो अकाउंट्स हैं जिनका इस्तेमाल करके पाकिस्तान की ISI भारत के इंपॉर्टेंट डिफेंस डेटा को चुराने की कोशिश करती है। और इस इन्वेस्टिगेशन में एक खास तरह के मालवेयर को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, लेकिन फिलहाल अभी इस बात की जानकारी सामने नहीं आई है कि यहाँ पे जिस मालवेयर की इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो उसका इस्तेमाल करके किस तरह के डेटा को चुराने की कोशिश की गई है। बाकी रिपोर्ट्स ये हैं कि इस मालवेयर को इन्हीं फेक फेसबुक अकाउंट के जरिए डिफेंस पर्सनल के कंप्यूटर्स, फोन्स और ऐसे अदर डिवाइसेस में प्लांट किया जा रहा था। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का, तो आपको बता दें कि आज के दिन 2017 में भारत के वीर सपूत लेफ्टिनेंट उमर फयाज ने इस देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2020 में सब इंस्पेक्टर श्याम किशोर शर्मा ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और बाकी आज का ही वो दिन है जब 1540 में भारत में एक ऐसे वीर का जन्म हुआ जिसकी वीर गाथा हमेशा अमर रहेगी, और वो कोई और नहीं बल्कि हमारे वीरों के वीर महाराणा प्रताप हैं। बाकी इसी के साथ आपके लिए आज का सवाल, इंडियन आर्मी की टोटल कितनी कमांड? सर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। 7229976742, क्योंकि दिखेगा तभी तो बिकेगा।